अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो कौमी असम्बली का इजलास 15 अप्रैल को बुलाया गया है, जबकि सेनेट का इजलास 9 अप्रैल को बुलाने की समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भेज दी गई है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ईद के बाद मौलाना साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है और इस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की थी कि तमाम जो कारकुनान होंगे, जो रहनुमा होंगे, वो लाहौर में जमा होंगे और उसके बाद जो मुस्तकबिल की और आगे की स्ट्रेटजी होगी उसकी मौलाना साहब की जानिब से ऐलान किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो PIA की निजकारी का मामला है, IMF के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है वो भी आपके सामने। लेकिन ईद के बाद क्या माहौल बनने जा रहा है, क्या चैलेंजेस होंगे हुकूमत के लिए, हम बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आपका सर, इस वक्त अब कौमी असम्बली का इजलास तो 15 अप्रैल को है और सेनेट का इलेक्शन शायद ये कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल को सेनेट का इजलास हो, 9 मुंतखब अरकान जो हैं वो हल्फ भी उठाएंगे और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है। तो क्या माहौल देख रहे हैं इस वक्त तक? तो यूसुफ रजा गिलानी साहब उम्मीदवार नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। गिलानी साहब सर आंखों पे, मगर सेनेट का इजलास किस तरह से बुलवाएंगे कि एक सूबे की इलेक्शन जो है वो बाकी है अभी तक। उसका इलेक्शन मुलतवी किया गया था और उसमें मुलतवी करने वालों का भी कसूर, और उसके बाद जो है ना दूसरी जो है ना गैर दस्तूरी हरकत हम ये कर रहे हैं। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है। हाउस ऑफ फेडरेशन में जो है ना एक यूनिट की अभी तक नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है और हम सेनेट का इजलास बुलवाने जा रहे हैं और इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने ये भी इसमें कमाल किया हुआ जो है किसी मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ, तो वो हमने इस्तीफा कर दिया है। ये सेनेट जो है आपका इनअफेक्टिव है। 11 मार्च के बाद या 10 मार्च ये इनफेक्टिव कर दिया हुआ है। ये तो उन्होंने एक दफा मुशर्रफ ने ये हरकत की थी, मगर उसने एज ए होल किया था। मगर हमने किस तरह से किया है वो भी जो है तारीख का माशाल्लाह एक हिस्सा है। इस मर्तबा पार्शली है कामरान साहब, मतलब इनफेक्टिव तो कर दिया ना सेनेट को, और फिर सेनेट पहले इनफेक्टिव है 11 मार्च के बाद, और उसके बाद एक फेडरेशन के एक यूनिट की जो है वो अभी तक नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई है। उसमें PTI गवर्नमेंट का भी कसूर है सूबे की, और फिर ऊपर से हम भी जो है ना चांद चढ़ा रहे हैं। बस अल्लाह का फजल है ये सारा कुछ। लेकिन सर इस वक्त अब अगर एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाता है तो उसकी फिर कानूनी हैसियत क्या होगी कामरान साहब? देखिए, इसको इस तरह से वो ले रहे हैं शायद यहाँ वफाक में कि जी बाकी भी तो जो है ना वो कौमी असम्बली के मेंबर जो है ना कोई नहीं होता, कोई होता है तो वो कौमी असम्बली का मामला कुछ और है। यहाँ पे जो है वो सूबों की नुमाइंदगी होती है। सूबों के इलेक्शन जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वो 3-4 मार्च को मुकम्मल हो जाया करते थे। 3-4 मार्च गया, आज अप्रैल भी जो है ना वो काफी सारा गुजर गया। खैर इलेक्शन तो हो गए बाकी सूबों में, मगर एक सूबे का इलेक्शन जो है वो किसी की जिद की वजह से पूरा नहीं हो पाया। तो वो किसी की जिद की साथ साथ जो वो हमने भी वही इधर वफाक में भी हमने वही काम शुरू कर दिया। तो जो गलत उन्होंने किया है वो गलत हम भी कर रहे हैं वफाक में बैठ के, और ये बिल्कुल सरासर जो है बगैर दस्तूरी। तो सर इसके पीछे कामरान साहब आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत की सोच क्या है? कोई वो ये तो महसूस नहीं कर रहे कि माजी में जैसे सरप्राइजेस सेनेट के अंदर मिले हैं तो अब अगर खैबर पख्तूनख्वा से अरकान आ जाते हैं तो उनको कोई खौफ है नंबर गेम के हवाले से, या आप क्या समझते हैं कि क्या सोच हो सकती है उनकी? एक माहौल होता है, ये जो दस्तूर है इसका एहतराम, कानून इसका एहतराम भी इंसान के अंदर होता है। वरना तो जिसने तोड़ना होता है उसको अगर कोई खराबी पैदा करनी होती है तो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेता है। तो इनफैक्ट जो है ना हमारे अंदर वो दस्तूर का एहतराम करने की, उसका वो ट्रू सेंस में, और कानून का एहतराम करने की ट्रू सेंस में शायद वो सेंस ही जो है ना वो मौजूद नहीं है। इसलिए जो है ना हम हर जगह पे जिसके भी हाथ में आता है, मेरे हाथ में आता है, आपके हाथ में आता है, हम सारे वो एक ही तरह की हरकतें करते हैं। सारे अपने अपने तौर पे बादशाह सलामत है। लेकिन इस वक्त एक जिस सूबे का हम जिक्र कर रहे हैं कामरान साहब, उस हवाले से खबरें आपके सामने आई होंगी कि काबीना का इजलास जो है वो कोर कमांडर हाउस में हुआ है। उस हवाले से रऊफ हसन साहब का भी बयान सामने आ चुका है। आप सर सीनियर कानूनदान भी हैं, सेनेटर, आप पार्लियामान के अंदर भी हैं, ये क्या आप देख रहे हैं कि इसके पीछे मतलब पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद है या आप समझते हैं कि ये पहली मर्तबा हुआ है एक सूबे के अंदर? वैसे तो हमने जो है ना वो कम से कम अपने जो ना वो बहुत जो अगर माजी करीब में चले जाएं तो PTI गवर्नमेंट थी, उसमें जो है वो कहा करते थे कि जी हाँ उसके मेंबर्स जो है ना वो हमें एजेंसियां पूरी करके देते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहा करता था उस वक्त का आर्मी चीफ
आर्मी चीफ को वालिद भी कहा करता था कौम का। तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर किसी ने कहा कि जी मैं राज दुलारा हूँ उनका, आंखों का तारा हूँ उनका। तो ये दो तीन जो ये जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, इन्होंने सिविल स्पेस को जो है कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा किया। वैसे तो 75-76 साल से जो है ना यही कुछ हो रहा है, सिकंदर मिर्जा से लेके आज तक। मगर उसके बाद जो है जितना हमने जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज किया, शायद इससे पहले ये 2 दफा में 3 दफा में, तो इससे पहले इतना कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं हुआ था। आपने कहा कि वो जो इजलास हमने वो उधर अपना कैबिनेट का इजलास वहां बुलाया, तो ये उसी स्पेस के श्रिंक होने की निशानी है। वैसे एक इसमें जो ना एक वो फारसी का एक है कि शाह की हर जाए नशीनत शाह, कि बादशाह जहाँ पे भी बैठ जाए बादशाह होता है। तो ये जो कैबिनेट जहाँ पे भी बैठ गई कैबिनेट ही है, मगर जो कुछ हमने किया है ये भी जो ना एक कमाल किया है दुनिया की तारीख में, जो ना हमने तारीख रकम की है, बल्कि आप इसको इस तरह से कह लीजिए। हाँ हाँ, लेकिन कामरान साहब, इसकी आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या वो जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, आप समझते हैं कि वो उस नैरेटिव से पीछे हट गए? और अब अभी अगर आप देखें तो हमाद अजहर साहब मंजर आम पर आ गए, शिबली फराज साहब आ गए, सेनेट के अंदर आपने देखा कि फैसल जावेद साहब मंजर आम पर आए, उन्होंने इजलास में शिरकत की, तकारीर भी की। अभी ये जो इजलास जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव से पीछे हटी है, उनके मामलात कोई बेहतर हो रहे हैं? क्या नज़र आ रहा है सर आपको? सारे अपने नैरेटिव से पीछे हटते हैं उस सूरत में जब हमको वो मुफाद मिल जाता है। इससे पहले जो है ना वो थे, वो वोट दो वाला मामला था। फिर जब वो वोट को इज्जत दो वाला मामला जो है ना, वो जब मामला सेटल हो गया, फिर उसके बाद वो वोट जो है ना उसको इज्जत दो या ना दो कोई बात नेवर माइंड। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का तो मैंने पहले ये अर्ज किया आपको कि वो क्या फरमाया करते थे। अब द मोमेंट जो है ना जब वो बन जाए तो उसी तरह से होगा। वो मंतू क्या है, मंतू शुदम क्या होगा, तू मन शुदी मन, मैं तो मंतू शुदम हो जाएगा वो। फिर जो ना आपस में जो ना इसी तरह से शीरो शक्कर हो जाएंगे। तो ये हमारा जो नैरेटिव होता है, ये इनफैक्ट वो नैरेटिव नहीं होता। हमारा नैरेटिव इसलिए होता है कि हम प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने के बाद अल्टीमेटली हम जो है वो फिर बार्गेन करते हैं। लेकिन इस वक्त कमरन साहब एक और मामला भी आपके सामने होगा, जो जजेस को मशकूक खतूत मिल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे कि ये क्या साजिश हो सकती है, ये क्या मामला हो सकता है, और इसको कैसे टैकल किया जाए? लेकिन वो जजों को तो खतूत जो है ना वो सारे रेशम से या रेशमा से मिल रहे हैं ना, तो हम रेशम या रेशमा जो है ना वो भिजवाए सर, अब रेशम और रेशमा को फिर कैसे ढूंढा जाए? वैसे ये है कि है रेशम या रेशमा है ना, तरीका वारदात एक ही है। अब वो मैं नहीं कहता ना, मुझे पता है कि किसने है, कि इसकी एविडेंस मेरे पास कोई नहीं है, मगर वो जो रेशम है, वो जो खातून या रेशमा है जो खातून, वो हैं एक ही। और सबको जो है ना उन मोहब्बत नामे उनके आते हैं। तो मोहब्बत नामे जिनको भी आए वो ठीक है, वो ये एहतियात करें कि कुछ लोग जो है ना ये मोहब्बत नामे खुद भी खोल लेते हैं, उनको खुद जो है ना फिर इससे तकलीफ भी हो सकती है। वो तो डराने के लिए कर रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है इससे कि वो खुद अगर खत ना खोल ले तो। लेकिन सर, आपको इस रेशम या रेशमा के पीछे असल में कौन नजर आ रहा है, कौन हो सकता है? कि मैं वकील आदमी हूँ, मैं एविडेंस पे बात करता हूँ। मेरे पास एविडेंस नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, आपके मुखालिफ लोग भी हो सकते हैं। लेकिन बतौर वकील आप रेशम और रेशमा को बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो दे सकते हैं ना सर? मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे तो किसी खातून की हरकत लगती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इस वक्त कमरान साहब, एक जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, हमने पहले भी आपसे सर गुफ्तगू की थी इसी मामले पर। क्या दीगर जमातों से कोई राब्ता हुआ है? कौन कौन आपको ज्वाइन करने जा रहा है, और ये कितनी मौसर तहरीक होगी हुकूमत के खिलाफ? हम अपने तौर पे हम अपनी तारीख खुद चलाएंगे। पहले भी अपनी तारीख हमने खुद चलाई थी। लोग आते थे, उसमें आके किसी कोई तकरीर वगैरह कर जाता था, मगर चला जाता था। मगर उसके बाद जो अगली एपिसोड थी जिसमें बहुत सारी जमातें मिल गई, वो की क़यादत मौलाना साहब के पास थी, मगर उसका कोई तजर्बा जो है वो कोई खास इतना अच्छा कामयाब नहीं हुआ। गवर्नमेंट को तो हमने निकालने में कामयाब हो गए। उसके बाद हमने कहा कि जी फौरन इलेक्शन करवा दें। फिर जो साथी थे आपके, उनका प्रेशर आ गया कि नहीं जी, हम जो मजीद जो नाम अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। वो अवाम की खिदमत करते करते वो तो इन हो गए, हम आउट हो गए। सही सही, ठीक है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।
अब इस मामले के हवाले से जो खतूत का मामला है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। अब देखते हैं कि इस हवाले से मामला वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था। ईद के बाद ये मामला दोबारा टेकअप होगा। अब देखें कि उस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन या इजलास बुलाने की जो बात की जा रही है कि 9 अप्रैल को सेनेट का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जानिब से। अब देखें कि उस हवाले से हतमी तारीख क्या सामने आती है। लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जायद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसी सेनेट के मामले पर हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं सेनेट के, तो क्या उन इंतखाबात और उन अरकान के ऐवान में ना होने के बावजूद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकता है या नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जायद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ANP का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जिन इशूज़ पर हमने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से गुफ्तगू की, उन्हीं इशूज़ पर हम बात करेंगे। जायद साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो इस वक्त हमने आपसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब से भी गुफ्तगू की। अब सेनेट का इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल की समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। एक सूबा जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, वहाँ से जो है सेनेट में कोई नुमाइंदगी नहीं है। जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने सेनेटर्स मुंतखब नहीं किए, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। तो ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अगर इंतखाब होता है तो इसकी आपकी नज़र में क्या कानूनी हैसियत होगी? देखिए, जाहिर है कि जो सेनेट है वो तब पूरा होते हैं जब 4 इकाइयों की सेनेटर्स वहाँ मौजूद होते हैं। हाँ। नहीं है तो वो तो मैं इससे पहले तो मैंने आईन में कोई भी ऐसे शेक नहीं देखा है कि एक यूनिट अगर बाहर हो और फिर वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन करेगा। कल अगर वो उनके मेंबर्स आते हैं और चेयरमैन ये 3 सूबों ने इलेक्ट किया होगा तो उसका क्या हाल होगा? सही। तो मेरे ख्याल में ये तो नामुमकिन है, ये तो गलत ही एक काम हो रहा है। और ये देखिए, अगर एक सूबा नहीं मान रहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये हुकूमत फिर किस लिए बैठे? ये अपना एक्शन करे। एक्शन के बगैर तो कोई काम तो नहीं होगा ना। सही। वो अगर वो हड्डरमी पे काम ले रहे हैं, वो तो उधर को कमांडर से तो सारे कैबिनेट को उठा के उसके घर में तो मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। तो बाकी तो उनके साथ सुलह है। लेकिन जो सूबे की हुकूक की बात है, आपको याद होगा हमने बहुत पहले से ये कहते रहे कि हमारे सूबे को बर्बाद कर दिया इसी PTI के लिए, क्योंकि 2013 से ये हमारे सूबा PTI के को फॉर ग्रांटेड दिया हुआ है। और जब भी इलेक्शन हुआ, और अभी भी अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था कि हमारे सूबे में सबसे बड़ी दानगी हुई है, क्योंकि बिन अल-अक़वाम को एस्टेब्लिशमेंट हमारा दिखाना चाहते हैं कि जी उनको एक सूबा दे दिया, वो सूबे के लावारिस है। वहाँ पे ऐसे कोई लोग है नहीं। वहाँ नहीं, तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई बातचीत चल रही है? बिल्कुल जी, 100% ये जो 2-3 ये बताए ना, क्यों नहीं बता रहे? कभी कोई कहता है कि जी वो उसने आबकारी के लिए बुलाया था, कभी कोई कहते हैं कि दहशतगर्दी के लिए। दहशतगर्दी के इफेक्ट्स कमेटी में तो मैं भी रहा हूँ, हमारा भी तो हुकूमत रही है। हमारे वज़ीर आला साहब, हम तो गवर्नर हाउस जाते थे और कोर कमांडर उधर आता था, और उधर पे ये भी नहीं होता, पूरा कैबिनेट बिल्कुल नहीं होता था। चंद लोग होते थे, एक सीनियर मिनिस्टर होता था, 2 पार्टी के ओर के, 3-4 कमेटी थी, वो बैठती, और फिर गवर्नर और कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर यही होते थे। इसमें के अंदर हम, और आपको मालूम है कि हमारे वक्त में तो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी। हाँ। तो उधर तो हर महीने मीटिंग होती रही। तो ये कौन सा तुक बनता है कि जी कोर कमांडर के हाउस में बुलाया है? आपको क्या लगता है कि बैकडोर राब्ते हैं? बिल्कुल, ये ऐसे लग रहा है। अभी तो कल तो उसकी पर्सन ने माने भी कि इमरान खान को पता है, इमरान खान ने इजाजत दी। तो इमरान खान ने कैसी इजाजत दी? एक तरफ तो उनको गालियां निकालते हैं। अभी वो जो दरखास्त, वो जो लेटर लिखे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का, उसके जो अशर है वो करवा रहे, तो आपके सामने है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, इनको तो इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार के लिए ये पाँव पे पड़ जाते हैं इमरान खान, और इसलिए इनके बैकडोर बिल्कुल। और हमने तो यहाँ तक कहा कि आर्मी चीफ को भी नजर रखनी चाहिए कि कोर कमांडर्स के साथ किस तरह की मीटिंग हो रही है और क्यों हो रही है, वजह क्या है, बता ही दे हमें तो हुकूमत बता ही नहीं रही है कि उसने किस लिए मीटिंग किया, क्यों गए थे सारे कैबिनेट, और क्या शराइत तय कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई वो जो 18 अमेंडमेंट अगर आपके सेनेट नहीं होगा और आप यहाँ पे आवाज नहीं उठेंगे सेनेट की, तो ये आपकी 18 अमेंडमेंट की जितना भी अगर यहाँ पे कोई फैसला करेगा तो हमारा काम कहाँ जाएंगे। हमारा सूबा तो पहले से भी गुर्बत का शिकार है। हम जब छोड़ रहे थे तो 86 अरब रुपए मखसूस था, अभी 1000 अरब इस 10 सालों में इसने किया। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या करवा रहे, हमें खुद समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये हमारे आवाम के साथ ज्यादती नाइंसाफी है
और हम समझते हैं कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत गंडापुर है, वो अपने जो करतूते हैं उनको छुपाने के लिए और इमरान खान को रिहा करने के लिए ये जो डबल स्टैंडर्ड रखा हुआ है, अंदर खाने जाके मुलाकातें करते हैं, रातों रात मिलती हैं, मिन्नतें करते हैं, और आगे वो इस कोर कमांडर के जरिए मेरा ख्याल में आर्मी चीफ से या जो बैक डोर पे जो राबिते हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और इसके असर पे हम सामने कोर्ट से नजर आ रहे हैं। तो मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ज़ाहिर साहब ईद के बाद। आप क्या ANP के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से, मैंडेट के हवाले से, क्या फिर आप भी मौलाना साहब को ज्वाइन कर सकते हैं हुकूमत के खिलाफ? देखिए जी, मौलाना साहब अगर हमारे से बात करते हैं, हमने तो पहले शुरू किया था, आपको मालूम है हमने कितने बार रमजान की वजह से हमने रुका, लेकिन हम तो एहतिजाज पे है। हम तो मौलाना साहब हमारे साथ आ जाए, लेकिन मौलाना साहब का तो मसला और है, वो तो कराची और पंजाब की बात करते हैं, हालांकि वो हारा है खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसको आगे हमसे बात करनी चाहिए। वो हमारे सूबे के जितने पार्टी थे वो हमसे मिलकर बैठ के बात करें और हमारे साथ एहतिजाज में शरीक हो। अगर वो कहते हैं कि जी हम कहते हैं तो बेशक आए, हमारे साथ डिस्कशन करे, लेकिन ऐसा है कि जी पंजाब में हुआ है, सिंध में हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा में जिसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब बैठते हैं, जो बात करके PTI हमारे मैंडेट तो हमें भी उन्होंने राबिता किया था, PTI वालों ने, हमने उसको यही कहा था कि भाई हमारे मैंडेट तो आप लोगों ने चोरी किया है, तो आप तो पहले हमारे साथ बात करें ना, आपने क्या करना है। तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो आपकी नजर में मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर इलेक्शन में धांधली हुई है, अगर मैंडेट चोरी हुआ है, तो वो फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात आपकी नजर में क्यों नहीं कर रहे मौलाना साहब? ये मुझे खैर ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट पे किसी और वजह से वो डालते, प्रेशर डालते हैं या एस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं, लेकिन अगर वो वहां से हम मिलकर इकट्ठे करते ना तो फिर सही बात होती, कोई प्रेशर भी होता और एक वाजी फैसला भी होता। लेकिन ये सारे सब जानते हैं, आप मुझे बता दें, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के पंजाब में कौन सी सीट्स आए थे, सिंध में कौन सी सीट्स आए थे, बलूचिस्तान में अभी भी आए, पहले भी आए थे। अब अगर उसकी सफाई हो गया तो हमारे सूबे से, और उसका सिर्फ नहीं हुआ, जुमा इस्लामी का जो बैठती है उनके साथ जुमा इस्लामी का भी जो सफाई किसने किया, अभी सराज किसके आगे हारे है। तो ये सारी असल में बदकिस्मती है इस मुल्क में, हर पॉलिटिकल पार्टी इक्तिदार के लिए लड़ रही है, इक्तिदार के लिए देख रही है, वो कुछ भी हो उसको किसी सहारे से इक्तिदार मिले और बस पार्लियामेंट पहुंच जाए या इक्तिदार पे कुर्सी पे देखे। इमरान खान एक तरफ तो गाली दे रहे, दूसरी तरफ अपने लोगों को बैठ के उसके मिन्नतें करते, पाँव पे पड़ते हैं कि जी हमारे साथ सुलह करो। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क का, लेकिन मुल्क तबाही आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर मौलाना साहब से भी जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब बात करें तो वो शायद अपनी फिर एहतजाजी तहरीक मौखर कर देंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो मौलाना साहब या जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं, ये उन्हीं का आपस का मामला है। हम तो उनके अंदर तो मुखदाखिल नहीं, लेकिन हम तो सियासी लोग हैं जो सूरत हाल देखते हैं उस पर वाज़े अपने राय देते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो यही नजर हमें आ रहा है, लेकिन हमें ये बात तो जरूर समझ से बाहर है, क्योंकि हम इस मुल्क में कि उसने तो कभी पंजाब में या सिंध में कोई सीट तो नहीं जीता था। अब किस वजह से उनके साथ वो लड़ाई लड़ रहे ये तो वो बता सकते हैं, या जो फेडरल गवर्नमेंट है या सदर साहब जरदारी साहब है वो बता सकते हैं। लेकिन ईद के बाद ज़ाहिर साहब आपको माहौल नजर क्या आ रहा है, क्या होने जा रहा है? कोई हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या आप समझते हैं कि नहीं हुकूमत मजबूत है और कोई किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ सकता? जी देखिए जी, हुकूमत तो वैसे ही कमजोर है, हुकूमत के उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के लिए जो सबसे मुश्किलात है वो माशी है, माशी हालात आपका बेहतर नहीं है ना, बेहतर अगर ये सूरत हाल हो तो बेहतर वो भी नहीं सकते हैं। वो जलसे जुलूसों से तो हुकूमत न जाती है न चलती है, सिर्फ मसला यही होता है कि वो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं होती तो आपके सरमाएकार नहीं आते, और जब सरमाएकार नहीं आते तो आपकी ये मैशियत उसी तरह का बल्कि रोब जवाल होगा और उससे नुकसान और होगा। कौम का मुल्क का नुकसान है, सोशल पॉलिटिकल पार्टीज का तो हर एक अपना अपना गेम खेल रहे हैं और गेम के लिए निकले हुए जिनको जिस तरीके से इक़्तिदार मिले। ठीक है अभी जब हम समझ रहे हैं तो यही है कि अगर उनको चाहिए तो फिर उनसे बात करें, लेकिन ये है कि ये वाज़े हमें बता दे, सूबाई हुकूमत बता दे कि वो किस सिलसिले में मिले थे, क्या सूबाई हुकूक की फिर सौदा हो गई है, सौदा कर रही है इमरान खान को निकालने के लिए, या इमरान खान के लिए वो एक रास्ता ढूंढना है, रास्ता निकालने और कोर कमांडर पेशावर के जरिए। तो ये आर्मी चीफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो देख ले कि ये क्या हो रहा है, जो
कोर कमांडर के हाउस में क्या ठीक है किस बात पे हो रही है। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो जमात इस्लामी के हवाले से बात की जा रही है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी नई क़यादत के बाद, अब आगे उनका लाहे अमल क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। जमात इस्लामी के हवाले से जो एक नई क़यादत के हवाले से एक फ़ैसला आपके सामने है और इसी के साथ साथ जैसे हमने जिक्र किया कि मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो ANP का मौक़िफ़ भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या वो मौलाना साहब को ज्वाइन करेंगे या नहीं। फिर कराची के हवाले से, ख़ास तौर पर मेयर कराची के हवाले से भी जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर उसामा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर, इस वक्त सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि नई क़यादत के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या लाए अमल होगा, क्या आप समझते हैं कि वो फैसले जो माजी में आपकी नज़र में दुरुस्त साबित नहीं हुए उनको ठीक किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होगी डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जमात इस्लामी इस मुल्क की जो ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी है इस मुल्क में, वो वाहिद जमात इस्लामी है। और एक दफ़ा फिर ये बात साबित हुई है कि जमात इस्लामी इस मुल्क के आम पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता बाशऊर लोगों की नुमाइंदा जमात है। हाफिज़ नईमुर रहमान का जो इंतखाब हुआ है ये इसी पस मंज़र में हुआ है। और जमात इस्लामी में कोई ऐसा यू टर्न नहीं होता पॉलिसीज़ में, क्योंकि जमात में जो जमहूरी इदारे हैं, जो शुराएँ हैं, जो फोरम्स हैं, वहाँ फोरम्स पर ये फैसले होते हैं। शख्सियात के आने जाने से बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई नहीं होता है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हम जिस तरह से कराची में हमने एक फ़ाल किरदार यहाँ पे हाफिज़ साहब ने अदा किया और कराची की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया, और वो जिस पस मंज़र के साथ जो है वो कराची में आए और फिर जो उनका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो ज़माने तालिब इल्मी से तलबा सियासत से उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। और तलबा सियासत से गुजर के जो लीडरशिप आती है, जो वर्कर आता है, उसमें एक मैच्योरिटी होती है, उसके अंदर चीज़ों को समझने का। तो डॉक्टर साहब, अब फिर आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? अब नई क़यादत के बाद तब्दीलियां क्या आप देख रहे हैं? तब्दीली तो कोई नहीं है इंटरनली। तब्दीली तो इस मुल्क को तब्दीली की ज़रूरत है, और इस मुल्क में जो तब्दीली के बुनियादी इशूज़ हैं, हम उन इशूज़ की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे, तेज़तर करेंगे, और जो जमात इस्लामी का पूरा पोटेंशियल है वो इंशाअल्लाह ताला बरूकार आएगा। और जमात इस्लामी की ताकत को कभी भी पार्लिमानी पैमानों से नहीं नापना तोलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कराची के जो बुनियादी इशूज़ हैं सिंध के, और जो पूरे मुल्क के नेशनल लेवल पे, और जो हमारे रीजनल जो पूरी सूरत हाल है, जिस तरह से इस मुल्क के अंदर एक जो है वो इलाकाई और कौमी सियासत में जो एक भौचाल पैदा किया गया है, मुल्क को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुल्क की बुनियादों को जिस तरह से हिलाने की कोशिश की जा रही है, हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के ऊपर जिस तरह से उसको जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, गैर जमहूरी तरीके से दरपर्दा साजिशी अंदाज में, ये जितने बुनियादी इशूज़ हैं, अवाम के जितने मसाइल हैं, अवाम इस वक्त तबाह बर्बाद हो गए हैं। अवाम का किसी को इस वक्त हमारी GDP जो है वो हमारी जो है वो तबाह हो गई है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया है, और माशी तौर पे हमारा मुल्क तबाह हो चुका है, और सियासी तौर पे इस मुल्क को मुस्तहकम नहीं होने दिया जा रहा है। हाँ। लेकिन कराची के हवाले से डॉक्टर साहब, कराची के मेयर कराची के हवाले से आपका एक पहले भी बयान आया था कि कोई आप नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ मूव करेंगे। इस हवाले से क्या अभी भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? मेयर कराची का फैसला आप चैलेंज करेंगे, तहरीक लाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, जो पूरे मुल्क में फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए शबखून मारा गया और जमहूरियत का गला घोंटा गया, उसकी प्रैक्टिस और रिहर्सल इस कराची में इन लोगों ने की। और कराची में हमारी मेयरशिप इशू नहीं है, मेयरशिप तो उसके नतीजे में होनी है। बुनियादी चीज़ यहाँ पे जमहूरी इक़्तिदार का, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ है, अवाम की राय का एहतराम है, और जो जमहूरियत का गला घोंटा गया है यहाँ पर, और मेयरशिप जिसका हक था, 9 लाख वोट लेने वाले हरा दिए गए और 6 लाख वोट लेने वाले जितवा दिए गए। ये जो यहाँ पे एक ढोंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, जालसाजी हुई है, जो जमहूरियत शिकनी हुई है, उसका गला घोंटा गया है, अवाम की राय को पैरों तले रौंदा गया है, ये असल इशू है, और इसको हम एड्रेस करते रहेंगे। फिर उसके बाद
सूबाई असेंबली में 6 सीटें हमने सूबाई असेंबली की सीटें हमने जीती हैं। जो सीटें हमने जीती हैं वो हमें नहीं दी गई, और जो सीटें हमने नहीं जीती उसके लिए एक जाल डाला जा रहा है, एक रिश्वत के तौर पे चीजें दी जा रही हैं। इस मुल्क के साथ ये कैसा खिलवाड़ है भाई? आप ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? नहीं, लेकिन मेयर कराची के खिलाफ जो आपका फैसला था कि उनके खिलाफ तहरीक लाई जाएगी, वो फैसला अभी भी बरकरार है कि ईद के बाद उनको हटाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कौंसिल के अंदर जो जमहूरी जराए हैं वो तमाम जराए बरूकार लाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को जिस तरह से उनकी तजलील की जा रही है और उनके ऊपर जो है वो जबर मुसल्लत करके उनकी राय को बदला जा रहा है, पहला मुतालबा यह है कि तमाम मुंतखब नुमाइंदों को आज़ादी के साथ इस मुल्क में काम करने का मौका दिया जाए। जो लोग इस रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहे हैं वो आइन के साथ और इस मुल्क के साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। पूरी कौम उसको देख रही है। ये मुल्क के साथ खैरख्वाही नहीं है, बदख्वाही है कि जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया है, कराची के लोगों ने जिन लोगों को कौंसिल में भेजा है, उन लोगों को जबरदस्ती उनकी राय को बदला गया। ये पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत सामने आई है, और पीपल्स पार्टी तनहा नहीं है। पीपल्स पार्टी को हम जानते हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है उसके पीछे और जो बहुत कुछ है। इन सब ने मिलजुल कर ये पूरी जमहूरियत का गला कराची में घोटा है, और उसकी वजह से कराची तबाह हो रहा है। इनको इससे कोई गरज नहीं है। एक लूट घसूट का बाजार है, यहां से लेके वहां तक गर्म है, और सब उसी के अंदर लगे हुए हैं, और पूरी कौम को गुलाम बनाकर भेड़ बकरियों की तरह। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जिन खदशात का आप इजहार कर रहे हैं, मौलाना साहब भी मैंडेट की बात कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ वो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक चलाई जाएगी। क्या जमात इस्लामी से कोई राब्ता हुआ है? आप कोई मौलाना साहब को ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब की जो सियासत है उस पर हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं। हम उनकी जो हालिया इक़दामात हैं उसको अच्छी नज़र से देखते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने जितने ऐलानात किए थे वो तो अभी तक उसके ऊपर कायम नहीं रह सके। और सेनेट के इंतखाब में एक दिन पहले उनके जो बयानात थे और एक दिन के बाद जो उनके बयानात हैं उसमें तो फ़र्क है। तो वो तो स्टैंड अभी नहीं ले रहे हैं, और अभी कुछ वाज़ेह नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है। तो जो अच्छी पोजीशन होगी उसको वेलकम करेंगे, जो उसके अलावा चीज़ होगी उसको हम देख रहे हैं। लेकिन हमारी राय ये होगी कि जो इस मुल्क के इस वक्त बुनियादी इश्यूज हैं, उन तमाम इश्यूज पर पार्टीज को अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस मुल्क में जमहूरी उसूलों की पासदारी के लिए, इस मुल्क में इंसानों की और सियासी कारकुनों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम पार्टियों को अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करनी चाहिए। मौलाना अगर ये काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट के अंदर हम अब पार्लियामेंट के बाहर जंग लड़ेंगे, और ये इस असेंबली को हम नहीं मानते, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पर जाके जब सीटों का मसला आया तो वो कॉम्प्रोमाइज नजर आया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।